WWE का बहुत ही इंटरटेनिंग फाइट चैंपियनशिप स्क्रम्बल। इसमें पहले तो 2 फाइटर लड़ते हैं, फिर 5 मिनट के बाद तीसरा फाइटर आ जाता है, फिर 5 मिनट के बाद चौथा फाइटर आ जाता है। इस तरह से बहुत सारे फाइटर एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे होते हैं। कौन किसके साथ लड़ रहा है यह पता नहीं चलता है। तो यह चैंपियनशिप स्क्रम्बल ही वर्तमान समय में अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, अगर अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम पे आप नजर डालें तो कुछ वैसा ही है। जैसे अर्मीनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध हो रहा है, तो उस युद्ध का तार्किक कारण है नागोर्नो काराबाख को लेकर के डिस्प्यूट है। लेकिन अजरबैजान के साथ टर्की का शामिल होना इस आधार पे कि अजरबैजान एक इस्लामिक कंट्री है और टर्की भी एक इस्लामिक कंट्री है। फिर अर्मीनिया के साथ, अर्मीनिया ईसाई बहुल देश है, लेकिन अर्मीनिया के साथ ईरान का शामिल होना, ईरान के द्वारा समर्थन दिया जाना, जबकि ईरान मुस्लिम बहुल देश है। इसी प्रकार से चूंकि टर्की अजरबैजान के साथ गया तो पाकिस्तान भी अजरबैजान के साथ जाएगा। रसिया अजरबैजान को डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहा है और साथ ही साथ अर्मेनिया के साथ मिलकर अजरबैजान से लड़ने की बात कर रहा है। अब अमेरिका टर्की का विरोधी है और रसिया का भी विरोधी है, लेकिन वह अजरबैजान के साथ नहीं जाएगा, वह अर्मेनिया के साथ जाएगा। सऊदी अरब जो प्रेस्टिजियस कंट्री है वर्ल्ड का इस्लाम का, वह टर्की के साथ नहीं जा रहा है, जबकि टर्की कह रहा है वह इस्लाम के लड़ा है। तो क्या यह धर्म युद्ध है? 2 धर्मों के बीच, ईसाई और इस्लाम के बीच होने वाला युद्ध है? यही स्क्रम्बलिंग फाइट है। यह सब देश एक दूसरे के साथ उलझे हुए हैं, कुछ उस तरह से जैसे कभी नाइट वाइट में देखते होंगे, एक डॉग के भौंकने की आवाज आती है, तो एक कुत्ते की भौंकने की आवाज आती है, तो दूसरे गली से भी, तीसरे गली से बहुत सारे कुत्ते यूजलेस भौंके जा रहा है, और जब थक जाता है तो अपने आप शांत हो जाता है। तो कुछ ऐसा ही अभी हमारा इंटरनेशनल लेवल पे कुछ ऐसे ही इंसिडेंट्स हो रहे हैं। आज का हमारा वीडियो 2 प्रोस्पेक्टिव को लेकर के है। पहला तो भारत और टर्की के संबंध को लेकर के जो विरोधाभास बना हुआ है उसको लेकर है। क्या भारत और टर्की के बीच होने वाले वर्तमान में जो विवाद है उसका कारण धर्म है, और धर्म नहीं है तो क्या है उसका कारण? आइए देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। और दूसरा, जो यह विश्व के सभी देश प्रायः किसी न किसी ग्रुप के साथ मिलके वार के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्या है आज का हमारा वीडियो। बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं टर्की और इंडिया का जो रिलेशनशिप है आफ्टर इंडिपेंडेंस। भारत की आजादी के बाद ही भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इंडिया को एक डेमोक्रेटिक सेकुलर रिपब्लिक के रूप में हमारा डेमोक्रेसी आया, जबकि इससे पहले ही टर्की भी जो था एक डेमोक्रेटिक सेकुलर रिपब्लिक कंट्री के रूप में एस्टेब्लिश्ड हो चुका था। टर्की कभी ऑटोमन एम्पायर के रूप में था, इस्लामिक कंट्री के रूप में था, और टर्की के खलीफा इस्लाम के गुरु भी होते थे, और इस्लाम बहुल देश एक सेकुलर कंट्री के रूप में एस्टेब्लिश्ड हुआ था आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हम पंडित जवाहरलाल नेहरू को काफी आकर्षित किया था। जब टर्की इतना बेहतरीन सेकुलर हो सकता है तो भारत भी जो मल्टी कल्चरल, मल्टी रिलीजियस कंट्री है, मल्टी लैंग्वेज कंट्री है, यह भी एक बेहतरीन सेकुलर का उदाहरण बन सकता था। इसलिए नेहरू जी का आदर्श टर्की का सेकुलरिज्म था, टर्की की धर्मनिरपेक्षता थी। अब देखिए क्या इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है यहां पे। क्योंकि नेहरू जी का आदर्श टर्की की धर्मनिरपेक्षता थी और भारत को भी उसी फॉर्मेट एस्टेब्लिश करना चाह रहा था, इसलिए वह टर्की के साथ हमेशा से अच्छे संबंध के हिमायती रहे, और टर्की से अच्छे संबंध को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स को भी लिया। लेकिन अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम में कुछ और मंजूर था अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम को, और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम को यह एक्सेप्ट था जो भारत और टर्की में थोड़ा डिस्टेंस बने। तो कैसे बना है यह डिस्टेंस और क्यों बना है, उसका रीजन देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर, आफ्टर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ है, और कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ है तो बेसिकली यह 2 अलायंस के बीच हुआ है, यूएस अलायंस और रशियन अलायंस। यूएस अलायंस डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्टिक कंट्री, और रशियन अलायंस सोशलिस्टिक कंट्री। तो विश्व के अधिकांश देश इसी 2 क्लब में, जैसा कि यहां दिख रहा होगा, दीज आर सोशलिस्टिक ग्रुप, और ये सारे जो ब्लू कलर में है यह दिख रहे हैं, यह यूएस अलायंस है। जबकि ये जो एरिया है यह नॉन अलायंस ग्रुप है, अर्थात गुट निरपेक्ष ग्रुप है।
तो भारत आजादी के बाद ना इस ग्रुप में जाने को स्वीकार किया, ना ही इस ग्रुप में। भारत गुट निरपेक्ष को इंपॉर्टेंस दिया। क्यों दिया है, उसके पीछे बहुत सारे रीजन है। क्यों वह सोशलिस्टिक ग्रुप और क्यों वह कैपिटलिस्टिक ग्रुप किसी एक ग्रुप के साथ नहीं गया है, उसके पीछे कुछ पर्सनल इंटरेस्ट भी है इंडिया का। और दूसरा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से में जो अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम हुई थी, उसको लेकर के भी भारत का यह मानना था, जो अगर किसी गुट में शामिल होंगे तो किसी भी युद्ध में उसकी भूमिका और सहभागिता हो जाएगी। इसलिए गुट निरपेक्ष एक इंस्टीट्यूशन हो, गुट निरपेक्ष एक अलग से राष्ट्रों का संगठन हो जो किसी भी गुट को प्रमोट ना करें। अब इंपॉर्टेंट है, चूंकि इंडिया, प्रधानमंत्री नेहरू का आदर्श टर्की का ये था, टर्की का सेकुलरिज्म। इसलिए भारत का मानना रहा हमेशा से जो टर्की जो है वह गुट निरपेक्ष ग्रुप में आए। लेकिन आप देख पा रहे होंगे टर्की गुट निरपेक्ष ग्रुप में ना आकर के टर्की कहां चला गया है, टर्की चला गया है यूएस अलायंस के साथ। अब चूंकि टर्की यूएस अलायंस के साथ गया है तो इसके साथ पाकिस्तान भी यूएस अलायंस के साथ गया है। अब यहीं से टर्की और भारत के बीच जो है डिस्टेंस बढ़ता गया और दूरी बढ़ती गई, और साइमल्टेनियसली भारत और टर्की के बीच दूरी बढ़ती गई। और चूंकि पाकिस्तान उसी क्लब में शामिल था जिस क्लब में टर्की था यूएस अलायंस के साथ, इसलिए टर्की और पाकिस्तान में संबंध अधिक नजदीकी, संबंध मजबूत होते गए, अर्थात उनके बीच नजदीकी बढ़ती गई, वह अधिक क्लोज होते गए। अब इसका परिणाम बड़ा ही खतरनाक निकल के आया। खतरनाक इसका, हालांकि उससे भारत को बहुत प्रभाव नहीं पड़ना है, खतरनाक इस कंटेक्स्ट में निकल के आया जो 1965 और 1971 में जो इंडो पाक वार हुआ, भारत पाकिस्तान वार हुआ, और 1971 में जो है बांग्लादेश निकल के भी चला गया, पाकिस्तान से कट गया, पाकिस्तान की अपनी गलती के कारण। भले ही टर्की उसको कितना भी साथ दे दे, लेकिन इंपॉर्टेंट इंसिडेंट यह था टर्की ने प्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान का समर्थन किया इस युद्ध में भारत के अगेंस्ट, क्योंकि दोनों एक क्लब के मेंबर भी थे, यह भी रीजन था। अब चूंकि टर्की भारत के अगेंस्ट पाकिस्तान का समर्थन किया तो भारत भी अब मौके की तलाश में था, और जल्दी ही भारत को भी नया मौका मिला, वो 1974 में मिला। 1974 में क्या हुआ है, साइप्रस टर्की के युद्ध में भारत ने प्रत्यक्ष रूप से साइप्रस का समर्थन किया है। भारत ने टर्की के अगेंस्ट, क्योंकि यहां भारत का मानना था जो साइप्रस एक गुट निरपेक्ष सदस्य है, और गुट निरपेक्ष सदस्य पे किसी भी प्रकार का आक्रमण सभी गुट निरपेक्ष सदस्य पर होने वाला आक्रमण है, इसलिए भारत ने क्या किया है, साइप्रस का समर्थन किया। लेकिन अब अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम देखिए कैसे बदलता है। अब टर्की पाकिस्तान का समर्थन किया, भारत उसका बदला ले लिया। लेकिन अब 1980 के डिकेड्स में, कहा जाता है 1980 के बाद और 2001 तक भारत और टर्की के संबंध का गोल्डन फेज रहा है, स्वर्णिम युग रहा है। उसके पीछे 2-3 रीजन है। पहला रीजन यह था जो 1980 में जम्मू कश्मीर वाला कंसर्न जो है वह अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बनने लगा, भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद, और चूंकि अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बनने लगा इसलिए भारत को अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता थी, और अंतरराष्ट्रीय सहयोग में बेसिकली इस्लामिक कंट्री का सहयोग। तो उसी कंटेक्स्ट में राजीव गांधी के द्वारा, पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा और अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जो टर्की और भारत के मध्य संबंध को मजबूत बनाने के लिए कई सकारात्मक कदम उठाए गए, जिसका रिजल्ट भी देखने को मिलने लगा। तत्कालीन टर्की के पीएम, पहली बार कोई टर्की का प्रधानमंत्री पाकिस्तान को बाईपास करके भारत का यात्रा किया है, मींस बिना पाकिस्तान गए भारत आए, और साफ साफ कहना था उसमें तत्कालीन प्रधान राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के, जो कि उन्होंने लोकतंत्र पर इंक्रूचमेंट के कारण टर्की के पीएम का साफ कहना था जो चूंकि लोकतंत्र वहां पे डिसॉल्व हुआ है इसलिए मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। तो कहा जाता है यह 1981 से 80 के डिकेड्स में, 80 से 2001 के बीच टर्की और भारत के बीच गोल्डन फेज रहा है। भारत और टर्की के संबंध अच्छे रहे। एक बार को यह माना जाने लगा अब टर्की भारत इंडिया का फ्रेंड हो गया, अब पाकिस्तान का दोस्त नहीं रहा। भारत ने टर्की को पाकिस्तान से छीन लिया जैसे शब्दों का प्रयोग होने लगा। लेकिन हाल के दिनों में फिर से एक बार मतभेद बढ़ गया है, विवाद बढ़ गया है। तो इसके कारण क्या है? तो क्या इसका कारण धर्म है? इसी को हम लोग देखते हैं। किसी का कारण, किसी भी दो देश के बीच होने वाले किसी भी विवाद का कारण धर्म नहीं है।
ध्यान रखिएगा, जो प्रचारित किया जाता है जो इस्लाम धर्म, ये धर्म नहीं, पर्सनल इंटरेस्ट है, पर्सनल बेनिफिट है। क्या है पर्सनल बेनिफिट? आइए देखते हैं क्या है वर्तमान समय में विवाद। पर्सनल बेनिफिट, सबसे पहले तो टर्की में महत्वपूर्ण चेंज जो हुआ है वह एर्दोगन के राष्ट्रपति बनने के बाद आया हुआ है, और यह 2002 में हुआ है। 2002 में एर्दोगन इस्लामिक मुद्दों को उभार करके राष्ट्रपति बने। हालांकि प्रारंभ में वह सेकुलर अप्रोच को अप्लाई किए, किसी भी इस्लामिक मुद्दों को लेकर के बहुत इस्लाम ओरिएंटेड पॉलिसी नहीं रही, लेकिन धीरे धीरे वह क्या हो गए, इस्लाम की और जो इस्लामिक मुद्दे थे, इस्लाम से रिलेटेड कंसर्न थे, उसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करने लगे। इसमें एक महत्वपूर्ण इंसिडेंट यह हुआ है, हाजिया सोफिया एक इंपॉर्टेंट म्यूजियम हुआ है टर्की का, बहुत इंपॉर्टेंट म्यूजियम है, बहुत ही ऐतिहासिक म्यूजियम है। उस म्यूजियम को एर्दोगन ने मस्जिद में कन्वर्ट किया 2020 में। हालांकि इस म्यूजियम का इतिहास देखेंगे, यह म्यूजियम सबसे पहले चर्च के रूप में ईस्टर्न रोमन एम्पायर के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था। उसके बाद 1453 में इसको मस्जिद बनाया गया था ऑटमन एम्पायर के द्वारा, क्योंकि उसमें ऑटमन एम्पायर सबसे शक्तिशाली शासक हुआ करता था। और फिर 1935 में, चूंकि इस समय तक टर्की जो एक सेकुलर रिपब्लिक कंट्री के रूप में एस्टेब्लिश हो चुका था, इसलिए इसको क्या कर दिया गया, यहां पे फिर से म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया मस्जिद को, अपने सेकुलरिज्म को ये करने के लिए। लेकिन 2020 में, 2020 में एर्दोगन सरकार ने क्या किया है, एक बार फिर से म्यूजियम को मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया है। और यह इंडिकेट करने का प्रयास किया जा रहा है एर्दोगन गवर्नमेंट का, जो वह इस्लाम के प्रति काफी उन्मुख है और इस्लाम के प्रतिष्ठा को, मींस ऑटमन एम्पायर को, जो ऑटमन एम्पायर का प्रेस्टीज था, उसको फिर से एक बार एस्टेब्लिश करने का प्रयास कर रहा है। और साइमल्टेनियसली एक और यहां पे इंसिडेंट महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी तक इस्लाम के लिए सबसे प्रतिष्ठित जो कंट्री है वह सऊदी अरबिया है, क्योंकि इस्लाम के इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्लेस सऊदी अरब में है। और एर्दोगन सरकार सीधे सऊदी अरब को चैलेंज कर रहा है, तो इस्लाम को ही चैलेंज कर रहा है। तो कहीं से भी यह धार्मिक मुद्दा नहीं है, यह धार्मिक के स्थान पे क्या है, पर्सनल इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अब भारत से कंसर्न क्या है, सबसे पहले एर्दोगन गवर्नमेंट अब क्या कर रहा है, जम्मू कश्मीर के मुद्दों पर सीधे सीधे पाकिस्तान को समर्थन, और अंतरराष्ट्रीय मंच हो, यूनाइटेड नेशन का मंच हो या कोई और मंच हो, तो वह पाकिस्तान को समर्थन प्रत्यक्ष रूप से दे रहे हैं। और पाकिस्तान भी एर्दोगन सरकार के साथ है, चूंकि पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर पे तो समर्थन मिलता ही मिलता है, साथ ही साथ FATF जैसे और इंस्टीट्यूशन में भी ब्लैक लिस्टेड होने से टर्की उसको बचा रहा है। टर्की और मलेशिया, ये 2 कंट्री तो, और चाइना, ये 3 कंट्री तो इसको बचा रहा है। फिर अब टर्की और भारत के बीच संबंध को बेहतर करने के लिए कुछ प्रयास भी किए गए, यह भी इंपॉर्टेंट है। और इसको लेकर के 2 बार टर्की के राष्ट्रपति जो एर्दोगन है, PM, वह भारत का दौरा कर चुके हैं। टर्की का कहना है, टर्की का 3 कंसर्न है, अगर भारत सरकार इस तीनों कंसर्न को मान लेता है तो भारत और टर्की के मध्य एक बार फिर से अच्छे संबंध हो जाएंगे। पाकिस्तान टर्की के साथ है, लेकिन टर्की को पता है पाकिस्तान से हमें कुछ मिलना नहीं है, अगर कुछ मिलना है तो वो भारत से, क्योंकि पाकिस्तान तो ऑलमोस्ट कंगाल है, पाकिस्तान हमेशा टर्की से कुछ ना कुछ लेगा ही, और पाकिस्तान से अधिक मुस्लिम तो इंडिया में है। तो इसलिए टर्की भारत से अच्छे संबंध को बढ़ावा देने के लिए टर्की सरकार के द्वारा कुछ स्टेप्स लिए गए, लेकिन भारत सरकार ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। भारत सरकार के भी अपने कंसर्न थे। तो यह कौन कौन सा स्टेप था? पहला स्टेप था इंटरनेशनल ट्रेड, यही मैंने बोला, अंतरराष्ट्रीय, यह आर्थिक कंसर्न है, इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड 2018 का डेटा अगर देखें तो टर्की एक्सपोर्ट टू इंडिया, टर्की से भारत को निर्यात होता है लगभग 1.2 अरब डॉलर, जबकि टर्की भारत से इंपोर्ट करता है, आयात करता है 7.5 अरब डॉलर। अर्थात टर्की भारत से अधिक खरीदता है और भारत को कम बेचता है, जिस कारण से जो ट्रेड डेफिशिएट है वह किसके पक्ष में, वह भारत के पक्ष में है। तो टर्की का साफ साफ कहना है यहां पे, जो भारत भी हमसे अधिक खरीदे, मींस हमारा एक्सपोर्ट बढ़े और हमारा ट्रेड डेफिशिएट क्या हो, यह कम हो। पहला कंसर्न तो है ना इंटरेस्टिंग, यह इकोनॉमिकल प्रोस्पेक्टिव है, यह कहीं से रिलीजियस प्रोस्पेक्टिव नहीं है। फिर दूसरा कंसर्न, यह भी इकोनॉमिकल प्रोस्पेक्टिव है, क्योंकि टर्की के पास पेट्रोलियम नहीं है, नेचुरल गैस पेट्रोलियम
का अभाव है, इसलिए टर्की अपने एनर्जी के लिए थोरियम इनरिचमेंट प्रोसेस पे काम कर रहा है और भारत में थोरियम का भंडार है और टर्की चाहता है भारत और टर्की, इंडिया और टर्की दोनों मिलकर थोरियम टेक्नोलॉजी को डेवलप करे, लेकिन भारत इसको स्वीकार नहीं किया और भारत स्वीकार नहीं किया तो इस कारण से 2 बार भारत टर्की के पीएम का भारत दौरा और यह दोनों बार बिना किसी एग्रीमेंट का यह दौरा समाप्त हुआ और इसके साथ ही भारत और टर्की के बीच मतभेद और विवाद बढ़ गए। लेकिन भारत और टर्की के मध्य इस विवाद के बढ़ने का कारण कोई धार्मिक नहीं है, इसके बीच विवाद के बढ़ने का कारण क्या है, वह आर्थिक है। इतना तो समझ में आ गया है। अब थोड़ा देखते हैं जो यह स्क्रम्बलिंग कैसे हो रहा है, कैसे यह जो है स्ट्रीट डॉग फाइट है इंटरनेशनल लेवल पे, उसको अर्मीनिया और अजरबैजान जो रिसेंटली प्रत्यक्ष वार हो रहे हैं अर्मीनिया और अजरबैजान के बीच, तार्किक कारण है नागोर्नो कराबाख। तो सबसे पहले हम यह समझते हैं इस वार का भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो भारत का कंसर्न है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो है भारत का, वह उससे प्रभावित होगा। अजरबैजान भारत के संबंध अजरबैजान से भी अच्छे हैं और अर्मीनिया से भी अच्छे हैं और बाकू ऑयल रिफाइनरी और ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए ओएनजीसी ने बहुत सारे एग्रीमेंट्स को कर रखा है, तो भारत का यहां पे हित प्रभावित हो रहा है और अर्मीनिया से भी भारत के संबंध अच्छे हैं। लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पे सभी देश इसमें इन्वॉल्व होने का प्रयास कर, सभी देश अपना कुछ न किसी ग्रुप या तो अर्मेनिया के साथ या अजरबैजान के साथ। तो उसके कारण क्या है, तो इंपॉर्टेंट है रसिया अर्मेनिया को डिफेंस सप्लाई कर रहा है और साथ ही साथ वह अजरबैजान के साथ जाने की बात कर रहा है। अर्मेनिया को डिफेंस सप्लाई कर रहा है मींस अर्मेनिया को वह डिफेंस सप्लाई कर रहा है, अर्मेनिया के अजरबैजान को वह डिफेंस सप्लाई कर रहा है, लेकिन अर्मेनिया के साथ युद्ध लड़ने को तैयार है। टर्की इस्लाम के मुद्दों पर वह अर्मेनिया अजरबैजान के साथ जा रहा है, टर्की के साथ पाकिस्तान भी पीछे अजरबैजान के साथ जा रहा है। चूंकि पाकिस्तान और टर्की जा रहा है तो चीन भी अजरबैजान के साथ जाएगा और चीन अजरबैजान के साथ जाएगा तो अमेरिका किसके साथ जाएगा, अर्मेनिया के साथ जाएगा। और रसिया अर्मेनिया के साथ जा रहा है, जबकि अमेरिका और रसिया एक दूसरे का धुर विरोधी है, लेकिन फिर भी यहां साथ में है। उसके बाद चूंकि ब्रिटेन और रसिया एक दूसरे का विरोधी है, इधर हाल में भी ब्लैक सी एरिया में हो चुका है दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन चूंकि अमेरिका अर्मेनिया के साथ जाएगा इसलिए ब्रिटेन भी अर्मेनिया के साथ जाएगा, ब्रिटेन अर्मेनिया के साथ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया अर्मेनिया के साथ जाएगा। यही है जो कौन किससे लड़ रहा है और क्यों लड़ रहा है यह तो प्रूफ है, इसका रीजन इकोनॉमिक है, लेकिन कौन किससे लड़ रहा है और कब तक उसके साथ लड़ेगा कहना मुश्किल है। तो यह कुछ इंटरनेशनल सिनेरियो है। फिर आप देखेंगे टर्की इस्लाम के मुद्दे पर अजरबैजान के साथ गया है, जबकि ईरान एक इस्लाम बहुल कंट्री है और वह अर्मेनिया ईसाई बहुल देश अर्मेनिया के साथ गया है। सऊदी अरब जो प्रतिष्ठित कंट्री है इस्लाम का और वह जो है वह टर्की के अगेंस्ट है। इजराइल अरबियन कंट्री इस्लाम कंट्री का विरोधी माना जाता है, लेकिन इजराइल टर्की के क्लोज जा रहा है। तो क्या यह धर्म के आधार पर युद्ध हो रहा है? नहीं, इसका कोई आधार धर्म नहीं है, इसका आधार केवल और केवल पर्सनल इंटरेस्ट है, पर्सनल इंटरेस्ट और इकोनॉमिकल कंसर्न है और कुछ नहीं है। तो इस तरह से यह अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम है और इस अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम में कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं और उस चेंजेस को हमको देखना है। और नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही घटनाओं को मैं लेकर आऊंगा। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, एक मैप का ज्योग्राफी बेस्ड टॉपिक वर्ल्ड मैप का एक सीरीज में लेके आ रहा हूं जो कि रेगुलर बेसिस पे आपको उपलब्ध रहेगा, आपके लिए रहेगा और वह इंपॉर्टेंट होगा। और उस मैप का कंटेक्स्ट कुछ यह है, लर्न एंड अंडरस्टैंड अबाउट करंट अफेयर। जो करंट अफेयर्स आप पढ़ते हैं डिफरेंट एग्जाम में वो सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है। थ्रू मैप के साथ आप क्या करें, करंट अफेयर्स को पढ़ें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू।